नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वाली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक सिंपल भाषा में चर्चा करेंगे कि वास्तव में जिस सूचना तकनीकी का हम उपयोग कर रहे हैं उसका हमारे समाज पर किस प्रकार का इम्पैक्ट आने वाला है। यानी हमें जो चर्चा करनी है वो इस विषय पे करनी है कि समाज के लिए सूचना तकनीकी लाभदायक है या फिर हानिकारक है। टॉपिक डाल लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन से लेकर, यानी हम अगर आपसे कहें आज हम हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसके बारे में चर्चा पहले करूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तव में सूचना तकनीकी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हेडिंग डाल लीजिएगा सब लोग जो रेगुलर क्लास को ज्वाइन करके बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उन्हें लिखना बड़ा कंपलसरी है। सूचना तकनीकी के सूचना तकनीकी के कौन से प्रभाव बताने हैं कि हमारे समाज पर किस प्रकार का इम्पैक्ट है। तो आप लिख लीजिएगा सूचना तकनीकी के सामाजिक प्रभाव। अब आप सभी लोग एक बात तो जानते होंगे कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नई तकनीकी आओ, उसका समाज पर अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा और उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो आप इस साइड लिख दीजिएगा कि इसके समाज को लाभ क्या है, एक साइड आप लिख दीजिएगा कि इसकी समाज को हानि क्या है। आप केवल और केवल सकारात्मक पहलुओं का जिक्र ना करें, आप साथ में नकारात्मक जो पहलू है समाज पर, इसका जो बुरा प्रभाव है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, हमेशा हम सभी लोग जानते हैं समाज का एक वर्ग नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है और दूसरा वर्ग रिजेक्ट करता है। सिंपल भाषा में याद रखना, जिस रास्ते पे आप चलोगे वहां पर बाधाएं भी आएगी और रास्ता कहीं न कहीं आसान भी होगा। और जिसको बाधाएं मिल रही है, रास्ते पर समस्या मिल रही है, वो तो कहेगा गलत है, और जिसे आसानी से रास्ता चलने को मिल रहा है वो सही कहेगा। यानी जो लोग इसमें फायदा उठा रहे हैं वो तो इसे सकारात्मक कहेंगे और जो लोग इसमें नुकसान उठा रहे हैं वो इसे नकारात्मक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं तो आदित्य समझी थी, असलम निकला। भाई, उसने आदित्य समझ के मोहब्बत की थी, बाद में पता चला कि तो असलम है, लव जिहाद हो गया। अब जब तक आदित्य था जब तक तो लाभ था, जब असलम हो गया तो नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, समाज का एक वर्ग इसका विरोध करता रहा है और एक वर्ग इसे अच्छा बताता रहा है। उसी कड़ी में हम इसके अच्छे और बुरे प्रभाव देख रहे हैं। भारत कहता था, या हम लोग भारतीय होने के नाते कहते थे, वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। तो इस परिवार के अंदर कितने लोग हैं? एक साथ मेरे साथ प्रतिज्ञा बोलो सब लोग, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। सब लोग मन में बोलना। और फिर मैं पूछ रहा हूं कितने भाई बहन हैं? सर मार तो 3 है। अरे यार, इतनी देर पहले क्या बोलो, क्या बता रहा था कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, और अब कितने बता रहा है भाई? 3। इसका मतलब हुआ कि भाई बंदा बदल गया है घर पे आके। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई आप जब पूरी दुनिया की बात करोगे तब तो पूरी दुनिया की जगह भारत मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। हम गांव की बात करेंगे तो घर हो जाता है, क्षेत्र की बात करेंगे तो गांव हो जाता है, विदेश की बात करेंगे तो देश परिवार बन जाता है। तो भाई ऐसे हर जगह पर मतलब बदलता जाता है। मैं तो पुलिस, पटवार, बैंक, एसएससी से लेकर कंप्यूटर अनुदेशक की क्लास लेता हूं। क्या सब में सूचना तकनीकी के सेम प्रभाव पढ़ाने पड़ते? क्या नहीं भाई, ये अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेने वाला है, आरपीएससी एग्जाम लेने वाली, यूपीएससी, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो कोई कहेगा इस क्लास का बेनिफिट है, कोई कहेगा नुकसान है। उसी कड़ी में कुछ फायदे मुझे मिले। व्यक्तिगत बेनिफिट मेरा क्या है कि मुझे सूचना तकनीकी ने रोजगार दिया है। भाई मेरे सामने बैठा एक बंदा है, उससे बेरोजगारी मिल गई इसकी वजह से। क्यों? कि सर पहले मैं एक ऑफिस में काम करता था, ठीक है मेरी बात, अब ऑफिस वालों ने निकाल दिया। क्यों? सर उन्होंने कोई मशीन ली, उससे काम कर लेते हैं। मैं टाइपिस्ट पे काम करता था, मुझे तो कंप्यूटर चलाना आता नहीं था, मैं तो टाइपिस्ट था, टाइपराइटर पे प्रिंट निकाल के देता था। अब कंप्यूटर आ गया तो उससे टाइपिस्ट का काम हट गया। उनके लिए क्या हो गई भैया? बेरोजगारी। और हमारे लिए क्या हो गया? फायदा। इसका मतलब इससे रोजगार और बेरोजगार दोनों को फायदा हो रहा है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं लाभ की बात कतई नहीं करूंगा, मैं हानि की बात करूंगा। सबसे पहली हानि जिसके बारे में आप सभी ने अभी अभी देखा है, सबसे पहली हानि क्या बढ़ गई भैया? क्या बढ़ गई? बेरोजगारी बढ़ गई है।
आप सभी को पता है सूचना तकनीकी की वजह से रोजगार नहीं हो गए, लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है मेरी बात, रोजगार बाद में सोचेंगे, बेरोजगारी या बेरोजगार पहले सोचेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। दूसरा, सब लोग ईमानदारी से मन में सोचो, अरे व्हाट्सएप चलाते हो क्या? हाँ सर चलाते हैं। मान लो कल को व्हाट्सएप बंद हो जाए तो क्या चलाओगे? सर व्हाट्सएप बंद हो जाए तो इंस्टाग्राम चला लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, मान लो इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो सर टेलीग्राम चला लेंगे। मान लो रे भाई टेलीग्राम भी बंद हो जाए तो क्या करेगा? सर ट्विटर चला लेंगे। सांस थोड़ी लेगा, रुकेगा थोड़ी कि नहीं सर अब इतनी सारी चीजें बंद ही होगी तो मैं तो रुक ही जाता हूं। नहीं, एक चीज बंद होगी, बंदा दूसरी चालू करेगा, दूसरी बंद होगी, तीसरी चालू करेगा। रुकने का कहीं कोई सिस्टम नहीं है भैया। अब कहने और समझाने का मतलब क्या हुआ गुरुजी आपका? मतलब ये हुआ कि भाई आप किसी दूसरे का स्टेटस कॉपी करके लगाते हो, किसी लेखन कार्य को अपना कार्य बता देते हो। हमने एक बुक निकाली धीर सिंह जी सर के साथ, उसमें बहुत अच्छा मैटर दिया। लोगों ने उनकी डी बनाकर बेचनी शुरू कर दी, डुप्लीकेट बनानी बेचनी शुरू। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? वो अपना लाभ कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर अपने पास स्कैनर होता ही नहीं भाइयों, अपने पास ये सुविधा ही नहीं होती कि हम ऐसा करके बेच पाए, तो क्या बेच पाते क्या नहीं? दूसरा, कुछ लोगों ने तो पूरा मैटर कॉपी करके नाम अवनी की जगह खुद का रख लिया है भाई। अवनी पब्लिकेशन को भूल गए, हटा दिया है, अब नाम खुद का ही पब्लिकेशन से कर दिया है। इसका मतलब ये भी इसी के नुकसान है। इसी के नुकसान का मतलब दुनिया में इस समय इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान, सूचना तकनीकी का सबसे बड़ा नुकसान है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी का मतलब क्या है? अंग्रेजी में लिखूं क्या? लिख दो सर। क्या लिखना है? साहित्यिक चोरी। प्लेगरिज्म, सिंपल भाषा में बोलते हैं कि प्लेगरिज्म क्या होता है? साहित्यिक चोरी होता है। स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, जोड़ लगा के लिखिए। पहले क्लास रिकॉर्ड कर दी, एक पूरी क्लास में आवाज ही नहीं आई। एक क्लास रिकॉर्ड कर दी, 2-4 शब्द इंग्लिश के बोल दिए, गुरुजी समझ ही नहीं आई। तो सारी समस्याओं का हल निकाल कर ये वाला मामला सेट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस सूचना तकनीकी का ये वाला जो प्रभाव है ये समाज पर सबसे बुरा पड़ रहा है। हम एक दूसरे की नकल इस समय करते ही करते हैं, वो साहित्यिक चोरी है। जैसे एक गीतकार ने कोई गीत लिखा, उस गीतकार या रचना को आपने कहा सर ये मेरी रचना है। किसी ने कुछ लिरिक्स बना दिए, किसी ने स्पोर्ट्स में कुछ रिसर्च कर दिया और एक व्यक्ति बोलता है ये मैंने किया है, इसे हम साहित्यिक चोरी बोलते हैं, प्लेगरिज्म के नाम से जानते हैं। एक और सबसे बड़ा मेरी नजर में शब्द है कि अगर मैं ये कहूं कि सूचना तकनीकी की हानि क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर इस सूचना तकनीकी की एक हानि में हम ऐसा कह सकते हैं सुरक्षा। क्या बोल सकते हैं? सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। एक और हानि, वैसे ये हानि सब तो इसके साथ ना जोड़ूं, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन में आ जाता है, लागत। ये दोनों के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अब इधर आते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, लाभ कौन कौन से हैं। तो भाई सबसे पहला लाभ, इधर हानि है, इसका नंबर क्यों लगाया भाई मैंने? इधर हानि है और इधर हम इस पे नंबर लगाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको भी एक पीडीएफ भेज रहा हूं, टेलीग्राम चैनल हमारा, आप उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, मतलब ज्वाइन कर लें, ग्रुप में आ जाएं, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने हमें पीडीएफ भेज दी, ठीक है, क्या आप उस पीडीएफ में कुछ चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं, केवल क्या कर सकते हो? रीड। मैंने आपको किस बात के लिए अथोराइज किया हुआ है? आपने सर एक ही बात के लिए अथोराइज किया हुआ है, पढ़ना। अगर मैं कहूं आपको किसी एक ही बात के लिए अथोराइज किया गया, वही काम कर सकते हो बिना अथोराइज किए। आपको आप उस
काम से ज्यादा काम नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने रीड के लिए ऑथराइज किया, तो आप डेटा को क्या कर सकते हो, रीड, राइट और इरेज नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको इरेज करने के लिए ऑथराइज किया है तो आप डेटा को इरेज कर सकते हो, रीड और राइट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर जब इरेज करूंगा उस समय तो पढ़ लूंगा, आप रोक ही नहीं सकते। भाई आपको उस फाइल का पहला पॉइंटर मिलेगा जिससे आप सेलेक्ट करके हटा पाए। लिख सकते हो, पढ़ने की अनुमति नहीं है, लास्ट मिलेगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा। एडिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, दोनों अनुमति होगी तभी आप कोई काम कर सकते हो। गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब सीधी भाषा में यह है कि आपने अगर एक्स पर्सन को अथोराइज कर रखा है कि भाई तू इस डेटा को पढ़ेगा, निजता बोलते हैं, सिक्रेसी बोलते हैं, वही व्यक्ति उस डेटा को काम में ले पाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति आपके डेटा को काम में नहीं ले पाएगा। नंबर दूसरे पर प्रमाणीकरण, क्या बोलते हैं प्रमाणीकरण को, अथोराइजेशन, अथेंटिकेशन, एक ही बात है। नंबर तीसरे पर प्रमाणीकरण का मतलब सिंपल भाषा में यह होता है कि हमने आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है जिससे आप ऑनलाइन कोर्स पढ़ते हो। अब आप उस कोर्स को दो दोस्तों को बेच देते हो, आप ही उस कोर्स को यूज करने वाले हो, इसका हमें पता कैसे चलेगा, हमें किस प्रकार अंदाजा लगेगा कि आप ही कोर्स को यूज करने वाले हो। तो हमें अंदाजा लगाने के लिए आप लोगों को एक यूजर आईडी देना होगा और एक क्या देना होगा, पासवर्ड, जिससे हम पता लगा लेंगे कि आप ही हमारे डेटा को, हमारी सूचनाओं को यूज कर रहे हैं। इसे प्रमाणीकरण बोलते हैं। मतलब आपको जिस चीज के लिए अधिकृत किया गया आप उसी वस्तु का काम कर रहे हो, ये निजता होती है। अगर मैं कहूं प्रमाणीकरण कि आप ही वही व्यक्ति जो इसका यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रमाणीकरण। अगर सिंपल भाषा में एक और बात कहूं तो एक और बात आप बोल सकते हो अखंडता। क्या बोल सकते हो, अखंडता। पता है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, बोल के बताओ। अब मैं जो बोलूंगा और राहुल गांधी ने जो बोला था, उन दोनों बातों में रात और दिन का फर्क होगा। भाई मैं तो आम आदमी हूं, किसी का समर्थन नहीं करता, ना भाजपा का ना कांग्रेस का, लेकिन मैं जो बातें बोलूंगा, मैं जो बातें बताऊंगा, जो उन्होंने कही थी वो सेम बातें कभी नहीं हो सकती है। मैं बीच में कुछ ना कुछ नमक मिर्ची मिला दूंगा। लेकिन अगर आप अखंडता की बात करोगे, इंटीग्रिटी की बात करोगे, तब आप वही बात बोलोगे जो अगले ने बोली है। यानी हम जब डेटा सेंड करेंगे तो हमने जो डेटा भेजा है अगले के पास वही जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा डेटा नहीं जा सकता। ठीक है मेरी बात। नंबर 4 पर यह साहित्यिक चोरी की वजह से एक अधिकार अलग से बनाना पड़ा, वर्ड या बौद्धिक संपदा का अधिकार। इसके अधिकार की बात कर रहा हूं, बौद्धिक संपदा का अधिकार। नंबर 5 पर अगर मैं मेरी नजर में कहूं तो एक रोजगार भी मुझे मिल गया है। क्या मिल गया है, रोजगार भी मुझे इसी की वजह से मिला है। ये सब चीज हमने इसमें अलग देखी, लेकिन इस लाभ वाले काम में आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो। लाभ वाले में आप कुछ बातें और ऐड कर सकते हो, वो कौन सी, पहले सुनो। जैसे 6 नंबर पे लाभ वाले किस्से में आप कुछ और बातें जोड़ सकते हो। कौन सी बातें हैं एक बार आप देखो, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर पाए। इधर खिसकाते हो, सारी सुविधाएं आपको इस बोर्ड पर मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हम अच्छे से यूज करते। अब मुझे बताओ, मुझे समझाओ, क्या सोशल मीडिया, सोशल लिख देता हूं सीधा, सोशल मीडिया ई गवर्नेंस, सोशल मीडिया ई गवर्नेंस नंबर 8 पर, ये इसके सामाजिक प्रभाव है। सोशल मीडिया भी इसी में है, ई गवर्नेंस भी इसी में है। आप चाहो तो एक और वर्ड यूज कर सकते हो, ई बैंकिंग। आप चाहो तो एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, ई लर्निंग।
ये सभी के सभी नाम जो मैं लिखकर बता रहा हूं, जिनका कलर मैंने अलग किया है, इन सभी नामों को हमने पिछले वाले एक सेशन में पढ़ लिया है। ये क्या है? ये अनुप्रयोग में भी आते हैं। ये इंटरनेट के अनुप्रयोग में, सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग में भी आते हैं। ये जो शब्द आपको अलग बताएं 5 और ये 4, ये शब्द हमने पहले डिस्कस नहीं किए, लेकिन बाकी जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये सूचना तकनीकी के अनुप्रयोग के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिए। इससे इनका कलर मैंने अलग किया है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से आपको जानना हो तो आप वहां देख लेंगे, लेकिन अब जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको यहां पर भी इनका दे दूंगा। चलिए अब इस क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं। जिक्र करते हैं कि वास्तव में हम क्या सुनना चाहते थे, तो आप यहां पर एक लाइन ऐड कीजिए, सूचना तकनीकी के लाभ। क्या कह सकते हो? लाभ। लाभ की जगह पर आप सकारात्मक प्रभाव कह सकते हो कि सूचना तकनीकी जो उसका हमारे समाज पर सही प्रभाव क्या पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, वो आप यहां पर ऐड कर सकते हो। सबसे पहला प्रभाव आप लोगों ने मुझे कहा था, क्या प्रभाव है? सकारात्मक प्रभाव या लाभ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रभाव आपने कहा था सर कौन सा है? गोपनीयता। गोपनीयता के लिए हमने एक और वर्ड यूज किया था, क्या कहा था? निजता। एक और वर्ड यूज किया था हमने, सिक्रेसी। अब मुझे एक बात बताओ, एक भाई साहब बैठे हैं यहां पर, ठीक है, मैं इन भाई साहब के लिए, अब इनके तो टिक्की लगेगी नहीं, जबरदस्ती क्यों लगाएं भाई, ये भाई साहब है, ठीक है भाई, ये इनके हाथ पैर जो भी है, इधर बहन जी है, अब इनकी है कि किसी और की, इसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा आपको, यहां बैठी है, ठीक है, इस बहन जी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ये लीजिए। अब भाई ये बताओ, इन भाई साहब को इन बहन जी से बात करनी है, कर सकते हैं क्या? आप मन में सोचो, कर सकते हैं क्या? सर कर लेंगे। अरे भाई साहब मैं बीच में खड़ा हूं, करने दूंगा नहीं, चलो मैं हट जाता हूं, अब कर लो भैया, मैं वापस आ गया। अब कर सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब हुआ, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेज रहे हैं, और डेटा कौन से फॉर्मेट में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। आपने कहा भाई पढ़ ले, तो पढ़ सकता है। आपने कहा पढ़ ले या ना पढ़, वो आपके हाथ में है। तो आपने कहा कि ये अधिकृत है, ये क्या है? अधिकृत है कि ये इससे देख सकता है। देख ले भाई, ये ले नजर इधर कर ले, देख रहा है। ये अधिकृत है कि इसे देख नहीं सकती। तो अगर आपने इसे देखने के लिए मना किया है तो वन वे विजन लगा दिया, भाई ये इसे नहीं देख सकती। अब कहानी क्या है, बताने वाली बात क्या है, साधारण भाषा में समझ लो। हमने अगर किसी व्यक्ति को किसी एक्स काम के लिए यानी पढ़ने के लिए अधिकृत किया है तो वो पढ़ सकता है, हमने अधिकृत नहीं किया तो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या होता है? नोट्स बना लीजिएगा, बाद में मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। गोपनीयता का मतलब क्या होता है? अधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचनाओं का उपयोग करना। अधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचनाओं का उपयोग करना। अधिकृत व्यक्ति ही सूचना का उपयोग कर सकता है, इसे बोलते निजता। अब सुनो, पढ़ने के लिए अधिकृत है, किसके लिए अधिकृत किया है हमने उसे? किसके लिए किया है? कि भाई देख ले इधर, तो अब बोल नहीं सकता, केवल देखने का कहा है मैंने। चल इस बार बोल ले भाई, इसको बोला ले, बोल ले। और इससे भी कहा देख मत भाई, नॉर्मल कॉल कर ले इससे। हमने इसे कौन सी कॉलिंग करने के लिए कहा? कि नॉर्मल वाली कर भाई, कोई बात नहीं, नॉर्मल वाली कर लेगी, जो कहा वही करना पड़ेगा, इनके पास कोई इलाज ही नहीं है। तो पढ़ने के लिए अधिकृत है, तो अगर पढ़ने के लिए अधिकृत है तो लिख ना व मिटाना।
नहीं कर सकता। दूसरा, लिखने के लिए अधिकृत है तो, लिखने के लिए अधिकृत है तो क्या नहीं कर सकता? पढ़ व मिटा नहीं सकता। कल एक लड़का आया था मेरे पास, ऐसे बोला कि सर आप मुझे एक बार आईसीटी के नोट्स दे दो, आपकी कॉपी जिससे आप लिखते हो, उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन करके पढ़ाते हो, तो कॉपी दे दो। मैंने कहा भाई दे दूंगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। वो सर पक्का आपकी कसम, ले गया वो घर पे और जाके लाल पीली कर लाया है उसको। अरे भाई क्यों किया ऐसा? सर बच्चे ने पेन चला दिए, मैंने नहीं चलाए, बच्चा है ना छोटा घर में, उसने। ठीक है भाई, गलती उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पेन चला दी। अब कहने का मतलब, ऐसा कॉपी दूंगा तो कर सकते हो ना, मोबाइल ले जा भाई मेरा। मैं क्या फोन आए तो उठा लेना, किसी को कर लोगे क्या? बोल हाँ सर आपने मोबाइल दे दिया तो कर भी लेंगे। लोक लगा के दूंगा भाई, मतलब लोक ही नहीं पता होगा तो करेगा कैसे? तो केवल उठाने का ही काम दिया ना उसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गोपनीयता, निजता, सिक्रेसी का मतलब होता है अधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचनाओं का उपयोग करना। पढ़ने के लिए अधिकृत है तो लिख और मिटा नहीं सकता, और लिखने के लिए अधिकृत है तो पढ़ व मिटा नहीं सकता। यानी बस सिंपल भाषाओं में एक लाइन और लिख लो, क्या कहोगे? जिस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए अधिकृत है वही कार्य कर सकता है। जिस कार्य के लिए अधिकृत है वही कार्य कर सकता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है मेरी बात? इस सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया। पहला लाभ गोपनीयता होता है, निजता होता है। चलिए अब एक और बात जानो, आपके पास एटीएम है क्या? सबके पास? हाँ सर। क्या उससे पैसे निकलवा सकते हो क्या? हाँ। निकाल के मुझे कैश पहुंचा दो, कैसे भी आवश्यकता है कुछ, या मेरे खाते में डलवा दो, खाता नंबर थोड़ी देर बाद बता दो। सर ऐसा हम क्यों करें भाई? मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास ऑफलाइन कुछ रखा हुआ है तो बार बार उसका ध्यान रखना होता है। ऑनलाइन है मेरे पास, या मेरे पास कोई एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, उस पे पासवर्ड लगा रखे मैंने। अब उससे पैसा निकालने जाऊंगा तो बैंक मुझसे कुछ तो पूछेगा, वो मशीन कुछ तो पूछेगी। हाँ सर, क्या पूछेगी? पासवर्ड पूछेगी। चलो, अरे मैं तो घर बैठा ही आपके मोबाइल से या मेरे मोबाइल से आपको पैसे भेज रहा हूं, तब भी मुझे एप्लीकेशन कुछ पूछेगी क्या? हाँ सर। बताओ ना क्या पूछेगी? सर तब हमें यूपीआई के पिन बताने पड़ेंगे। मतलब ये है क्या? ये आपका प्रमाणीकरण ही तो है। प्रमाणीकरण का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को आपने अधिकृत कर रखा है, ये गोपनीयता का काम था, वरना बिना अधिकृत व्यक्ति तो आपके डेटा को यूज नहीं कर सकता। अब आपने जिस व्यक्ति को अधिकृत कर रखा है उसकी जांच भी तो करेंगे, क्या वास्तव में ये अधिकृत व्यक्ति है या कोई ऐसे ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर हम एक वर्ड जोड़ रहे हैं नंबर 2 पर। दूसरे नंबर पे हमने कहा प्रमाणीकरण। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आप साधारण तरीके से लिख लीजिएगा। क्या कहा है? प्रमाणीकरण। तो क्या कहेंगे? प्रमाणीकरण का मतलब है कि हमने कहा था कि सूचनाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, सूचनाओं का क्या करने वाला? उपयोग करने वाला व्यक्ति अधिकृत है, उसकी जांच करना। सूचनाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति अधिकृत है, उसकी जांच करना प्रमाणीकरण है। सर कुछ और बताओ। अरे भाई, अगर मैं कहूं कि आप आईडी के साथ में क्या बताओ, अपने पासवर्ड बताओ, तो ये आपकी प्रमाणीकरण की का ही तो पार्ट है। मैं आपको कहूं कि आप अपनी बायोमेट्रिक्स लगाओ। बायोमेट्रिक क्या होता है भाई? वो मशीन आती है ना, उससे अंगूठा लगवा लिया हमने,
या हमने कहा कि आप क्या बताओ ओटीपी। ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम, और अगला वर्ड कौन सा है? पासवर्ड। कई बार तो बहुत साधारण तरीके से पूछ लेते हैं, ओटीपी का फुल फॉर्म बताओ, भाई बता देना। अरे आप में से कोई ऐसा है क्या जो वेब सीरीज देखता है? अमेजोन पर, नेटफ्लिक्स पर, हॉटस्टार पर कोई है क्या? सर मैं देखता हूं। कौन सी? ये नहीं पूछूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। मैं केवल यही बात कर रहा हूं कि जिस पर आप वेब सीरीज देखते हैं उस प्लेटफॉर्म का भी एक नाम होता है। पता है किस नाम से जानते हैं उसे? उसे कहते हैं OTT। अब मुझे पूछ लिया भाई साहब ये क्या होता है OTT? OTP तो सुना है, तो हमारे टाइपराइटर ने क्या किया, मैंने तो पूछा था OTT, उसने भाई ने OTP कर दिया कि गुरुजी ने गलती से लिख दिया होगा। अरे भाई OTT अलग होता है क्या? जहां पर अपन ये फिल्में वगैरह देखते हैं, बोले इच्छा अनुसार होती है भाई। यही तो कहता हूं ना, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता तो आपको मजबूरी थी 1 घंटा बैठ के पढ़ना, आज कोई मजबूरी नहीं है, बंद कर दो चाहे क्लास को। ये फायदा है इसका, आगे देखेंगे कभी इस पे। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। ये अलग से आपका सिस्टम चलता है, अलग से इसका पूरा मामला रहता है, तो ओवर द टॉप इसे अलग नाम दे दिया। तो ऐसे OTP और OTT अलग अलग है, ये मैं टाइपिस्ट को भी समझा दिया साथ। इधर आते हैं वापस। प्रमाणीकरण का मतलब था कि यूज करने वाले आप ही है, इसे प्रमाणित कर ले। भाई थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मैं तो आदित्य समझी थी, वो असलम निकला। तो भाई पहले क्या कर ले? प्रमाणीकरण कर ले, जांच कर ले कि आदित्य ये बाद में दुखी नहीं होना पड़े असलम के मामले में। तो पॉइंट क्या है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि इससे हम लोग प्रमाणीकरण भी कर सकते हैं बायोमेट्रिक लगा के। दूसरा, भाई ज्यादा ही दिक्कत आए तो वीडियो कॉलिंग कर लो। भाई आप कुछ सिस्टम सिक्योरिटी का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? सिस्टम सिक्योरिटी, जो आपको थोड़ा बहुत क्या करके देगी? प्रमाणीकरण देगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी में हमें आवश्यकता होती है OS की। OS को हम पता है किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हम इन सारी चीजों से मिलाकर प्रमाणीकरण करते हैं, और आईडी पासवर्ड तो देते ही हैं किसी काम के लिए, बायोमेट्रिक भी लगा देते हैं, अंगूठे से भी खुल जाता है, OTP का ऑप्शन भी देते हैं, और साथ में सिस्टम के अंदर कुछ इनबिल्ट सिक्योरिटी होती है, उसके माध्यम से भी हम थोड़ी बहुत अच्छी प्यारी चर्चाएं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। फटाफट बताओ 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे क्या है? तो आप कहोगे सर 3 नंबर पे अखंडता। अखंडता का मतलब क्या होता है सर? बता देता हूं भाई, इसीलिए तो लिख रहा हूं, इंटेग्रिटी। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर बैठा है एक व्यक्ति, सर ये क्या चित्र बना रहे हो भाई? ये 0 1 का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इसमें और कुछ नहीं लगा रहा, सारे 0 1 है, इनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अभी व्यक्ति बैठा है, ये बैठी है कि बैठा है, ये आप अब डिसाइड कर देंगे कि सर ये तो बैठी है, बैठा है नहीं। इससे लगाता हूं कि पढ़ने और लिखने वालों का ध्यान उसी पढ़ाई में लगा पड़े। इसे मैं बोलता हूं सेंडर। ये कौन है? सेंडर, जो डेटा को सेंड कर रहा है। उधर कौन बैठा है? उधर कोई है क्या? रिसीवर। इसको अच्छा बना देते। ये कौन है? जो डेटा को रिसीव कर रहा है। इधर सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेजा, इसने लिखा हेलो बाबू, हेलो, इतनी बातें लिखकर भेज दी भैया। ये दोनों बात करना चाह रहे हैं, मैंने कहा भाई कर लो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, आपकी बात से मुझे खुशी है। इंटीग्रिटी यहीं तो आएगी ना। इंटीग्रिटी का अर्थ है इस सेंडर ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हेलो बाबू लिखकर भेज दिया, तो इस भाई साहब के पास क्या जाएगा? बाबू नहीं जाएगी, हेलो बाबू जाएगा, मतलब लिखा हुआ जाएगा। इसने हेलो बाबू बोला तो अगले के पास भी यही जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अखंडता की सिंपल वर्ड में परिभाषा है डेटा में बदलाव से संबंधित। जब भी हम बोलेंगे, मैं जाकर किसी को कुछ कहूंगा तो मैं कुछ ना कुछ बातें जोड़ कर ले आऊंगा, कुछ बातें ऐड करके ले आऊंगा। सच्चाई है ये, कोई इलाज ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर मैं यहां से सेंडर से रिसीवर तक डेटा भेज रहा हूं, अब इसमें कोई भी बदलाव आएगा ही नहीं।
अब बदलाव आने की कंडीशन होती है जिसे हम पता है क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अटैक। क्या बोलते हैं? अटैक। सिंपल भाषा में ऐसे लिख देता हूं भैया, अटैक है। ठीक है। अटैक आने का मतलब है कि बीच में कोई वायरस आ गए, तब की बात अलग है। नॉर्मल डेटा में ऐसे कोई बदलाव नहीं आता। चलिए अभी चित्र के बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है अखंडता? अखंडता का अर्थ डेटा में बदलाव से संबंधित होता है। अखंडता का अर्थ डेटा में बदलाव से संबंधित होता है। इसमें डेटा संचरण के दौरान कोई बदलाव नहीं आता है। यानी सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेटा या सूचनाओं को सेंड करेंगे तो जो हमने अगले को भेजा है, अगले के पास वही डेटा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जो डेटा सेंडर भेजता है, जो डेटा सेंडर भेजता है वही डेटा या वैसा ही डेटा रिसीवर तक पहुंचता है। कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा, जो हमने भेजा है सेम टू सेम अगले के पास जाएगा। उसे हम किस नाम से जानते हैं? अखंडता के नाम से जानते हैं। डेटा संचरण में अखंडता के केस में कोई बदलाव नहीं आता। ये आईटी की विशेषता है, ये सूचना तकनीकी का फायदा है कि आप जो डेटा संचरण कर रहे हैं वही डेटा रिसीवर तक जाएगा, उस डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा। सेंडर रिसीवर के पास सेम डेटा, सेम सूचनाएं पहुंचती है। समझ आ रही है बात? बोलो हाँ। हाँ ही बोलना, ना नहीं बोलना भाई। ना बोलने वाले वैल्यू की कोई व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है मेरी नजर में। हाँ बोलने वाला ही अच्छा होता है। बोलो समझ आया? यस सर। नहीं आया इस बार नो सर, मतलब ऐसे आपको ऐड करके चलना। तो यहां से थोड़ा और आगे अपने आप को लेकर चलते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है जो रिसीवर के पास पहुंचता है। अच्छा, डेटा किसके रूप में जाता है, इसीलिए मैं लाइन लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिसीवर तक किसके रूप में जाता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर पैकेट के रूप में जाता है। ठीक है मेरी बात? अब सिंपल भाषा में हम ऐसा भी कह रहे हैं, अगर एक मशीन किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं है तो कभी उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। कैसे भाई, एक बात बताओ, कीबोर्ड से ए दबाया आपने, क्या दबाया? ए, तो क्या दबेगा? ए। क्या कभी सी दब सकता है क्या? सर कई बार हो जाए हमारा। अरे भाई कुछ नहीं होता, वो सही है। ए दबाने पर सी कैसे दबेगा? सर दो दो दब जाते हैं भाई, ए और सी तो बहुत दूर होते हैं कीबोर्ड पे, कैसे दबेगा? चलो आपसे एक बात और पूछ लेता हूं, बताओ मुझे, सब लोग बताओ। मान लो आपको कंप्यूटर लैब लेकर चले गए, बोलो हाँ या ना? बोले हाँ। वहां ले जाते ही आपने क्या किया? जीवन में पहली बार कीबोर्ड देखा था आपने, वहां का ए बटन निकाल लिया, वो निकाल कर घर ले गए। अरे कोई काम आएगा क्या? आपको वो बटन कोई काम आएगा क्या? नहीं। फिर भी आप तो घर ले गए, कोई बात नहीं भाई, ले जाओ, कौन मना करता है। आप उसे घर ले गए तो क्या वो कोई काम आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों लेके गए?
ले गए, मान लिया। अब पीछे से क्या उसका ए बटन काम करेगा? क्या करेगा भाई? आपका उद्देश्य तो यही था कि ना करे, लेकिन फिर भी करेगा। कैसे? अंगुली से दबा दो, पेन से दबा दो, ऊपर से सी निकाल कर एक ही जगह लगा दो, F1 निकाल दो, कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कीबोर्ड की सारी फंक्शनिंग उसके नीचे होती, उसके अंदर नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करता है। तो कंप्यूटर में ऐसा भी अपने को एक बेनिफिट या फायदा रहता है कि सूचनाओं में कोई बदलाव नहीं आता है, जो आप पहुंचाना चाहते हो वही सूचना उसके पास पहुंचती है। ठीक है मेरी बात? चलिए अगला वर्ड जिसके बारे में हमें बात करनी है वो देखते हैं। अभी क्लास को शुरू करते ही हमने आपको सबसे ज्यादा इसके क्या बताए थे? फायदे। अब हमने यहां से नंबर 4 पर लेना है। क्या लिखा हुआ है? बौद्धिक संपदा का अधिकार। दोस्तों बौद्धिक संपदा के अधिकार से पहले मैं आपको एक वर्ड और बताऊं, तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कुछ लोग, जिसे मैं भी हो सकता हूं, मना तो नहीं कर रहा हूं, मैं कोई हिमालय पे तपस्या तो करके आया नहीं था कि मुझे आईटी या आईसीटी आने लग गया। मैंने भी किन्हीं किताबों से पढ़ा और सीखा था, लेकिन मैं उन गुरुओं को निवेदन करता हूं, उन गुरुओं की बड़ाई करता हूं, उन गुरुओं को याद रखता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई कोशिश ही कर सकता है बंदा, और तो कुछ नहीं। आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपल भाषा में आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं से मुझे पढ़ना पड़ा आपको पढ़ाने के लिए। यस सर। तो अगर मैं कहूं उनका डेटा चोरी करके मैं किसी किताब में छाप दूं, उनका डेटा कॉपी करके मैं किसी बुक में छाप दूं, तो यहां पर साहित्यिक चोरी एक वर्ड जुड़ जाता है, उसमें कॉपीराइट आता है, और एक कौन सा आता है? ट्रेडमार्क। अगर हम किसी व्यापार से संबंधित कुछ ऐसा कर देते हैं तो इसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क का उल्लंघन कहेंगे। और किसी लेखन कार्य की हम चोरी कर देते, इसे किसका उल्लंघन कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे भाई आपने किसका उल्लंघन कर दिया? भाई कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया। अब यहां से हम बात कर रहे हैं बौद्धिक संपदा की। किसकी बात करना चाह रहे हैं हम लोग? बौद्धिक संपदा का जिक्र करना चाह रहे हैं। तो बौद्धिक संपदा क्या होता है हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल भाषा में आप कहोगे कि कोई भी व्यक्ति, अगर सिंपल भाषा में हम कहें कि कोई भी व्यक्ति ने कुछ पढ़ा है, कहीं से कुछ सीखा है, अगर उसको हमने कॉपी मार दिया तो किसका अधिकार का हनन होगा? इस बौद्धिक संपदा के अधिकार का। चलिए एक बार वहीं चलते हैं जहां हम थे, फिर आगे डिटेल में बात कर पाएंगे। ठीक है, कहां थे भाई? अच्छा इधर है क्या मामला इसका? इस स्लाइड पर आ दे। नंबर 3 तक हो गया, 4 पर लिखते हैं। 4 नंबर पे क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार। इसका अधिकार बता रहा हूं, बौद्धिक संपदा का अधिकार। किसी लेखक ने कुछ लिखा, किसी लेखक के कला, विज्ञान, साहित्य, रचना आदि के क्षेत्र में किए गए बौद्धिक कार्य के आधार पर प्राप्त अधिकार, इसका अधिकार कहलाता है बौद्धिक संपदा के अधिकार। आपने सूचना तकनीकी के क्षेत्र में भी कुछ भी मौलिक कार्य किया हो, उससे भी जो आपको अधिकार मिलते हैं उन्हें हम किसका अधिकार कहते हैं? तो आप बता देंगे, उन्हें हम बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। कोई लेखक कला, विज्ञान, साहित्य या रचना किसी भी क्षेत्र में कोई काम करता है, उससे जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों को हम किसका अधिकार कहते हैं? बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको ये कहूं कि जैसे हम लोगों ने
एक ये आईटी की बुक निकाली है, अपनी पब्लिकेशन से आती है, धीर सिंह जी सर के साथ मैंने ये काम किया है। इस आईटी वाली बुक में मैंने लेखन कार्य किया है। अब इस बुक की बहुत सारे लोग कॉपी मार ली। कॉपी मारने का मतलब ये था कि उन्होंने पूरा मैटर कॉपी कर लिया, चलो ये तो चल जाता। उन लोगों ने क्या किया, इस बुक को डी कॉपी बनाकर बेचना शुरू कर। ठीक है मेरी बात? तो ये हमारे इस बौद्धिक संपदा के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, ये एक फायदा था हमें कि हम लोग बौद्धिक संपदा का अधिकार प्राप्त किए हैं, लेकिन इसका कई लोग ऐसे मिसयूज कर रहे हैं। उस मिसयूज को ही हमने अलग से नाम दिया था साहित्यिक चोरी। तो अब मैं ये कहूं कि बौद्धिक संपदा के अधिकार हमें प्राप्त है, अधिकार की रक्षा के लिए अधिकार हमें प्राप्त है, उन अधिकार की रक्षा के लिए 1967 में वीपो की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई वीपो की। वीपो का मतलब क्या होता है? वीपो का मतलब होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्तमान में प्रैक्टिकली इसके 184 देश सदस्य हैं। कितने हैं? जो अथोराइज बुक है, जहां से हम रिट लगा सकते हैं, वहां पर 184 है, लेकिन वास्तव में ये सदस्य 193 है। वेबसाइट का यूज करोगे तो आप ये बताओगे, लेकिन कोई बात नहीं, 184 आता है तो अब इसे कर दीजिए। इसके आधार पर हम रेट लगा सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 की जो बुक दे रखी है उसमें 184 देश इसके सदस्य हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं कि ये अधिकार की आवश्यकता के ऊपर ये तो हानि में डिस्कस करेंगे, लेकिन अधिकार की रक्षा के लिए 1967 में वीपो की स्थापना हुई। कहां पर की गई ये भी आप याद रखना, कहां पर की गई? जनेवा में। आपसे पूछे उसका प्रधान कार्यालय कहां है? जनेवा में। भारत भी इसके सदस्य देशों में शामिल है। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं ये कहूं कि हमें इस बौद्धिक संपदा के अधिकार के तहत कुछ कार्रवाई करनी है, कुछ नियम बनाने हैं, तो इसकी संस्थान जिनेवा में है। बहुत सारी कंप्लेन देश विदेश से इसके पास जाती रहती है, समय समय पर उसका निराकरण भी चलता रहता है। आप अगर कभी नेट जीआरएफ करने के बाद पीएचडी करने जाओगे, वहां पर इन शब्दों का बड़ा महत्व बन जाता है। रियल लाइफ इन शब्दों का ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हम जैसे आगे बढ़ते गए, इन शब्दों का अर्थ हम लोग जानते गए या जानने की कोशिश करते गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आज के सेशन को थोड़ा लाभ पर ब्रेक देंगे, हानि किसी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ क्या है इसके लाभ नंबर 5? आप सभी ने कहा था कि सर 5वां लाभ इसका क्या है? रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। क्या है? रोजगार। मुझे एक प्रश्न बताओ, बिना प्रश्न तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था, काफी देर से मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन तो लेकर आए फिर बात करेंगे। बताओ, सूचना तकनीकी का सबसे कम जानकार व्यक्ति कौन है? अब इस प्रश्न का आंसर दोगे तो मैं रोजगार वाली बात करूंगा। सूचना तकनीकी का सबसे कम जानकार व्यक्ति कौन है? एक है कंप्यूटर ऑपरेटर, एक है डेटाबेस मैनेजर, एक है उपयोगकर्ता, आप और मैं भाई, एक है ग्राफिक्स डिजाइनर। बताओ इन सब में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सूचना तकनीकी का सबसे कम जानकार है, सबसे कम इसका उपयोग करता है? एक बात तो पहले बताऊं, सुनो, जब मैं छोटा था तो मेरे चाचा मुझे कहा करते थे, बेटा पढ़ ले भाई,
नहीं पढ़ेगा ना तो बकरी दिला दूंगा, खेत में चराने चले जाना। मैं कहा ठीक है दिला देना, पढ़ लिया और यहाँ तक आ गया। अब मेरे चाचा का लड़का छोटा, वो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन फिर भी चाचा उसे बकरी दिलाने का नहीं कहते। पता है क्या कहते हैं? बोले पढ़ लेनी, ई मित्र की दुकान करा दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ भी? हमारे जमाने में रोजगार का साधन क्या था? बकरी चलाना था। अब इस जमाने में साधन क्या है भाई? मोबाइल में तो लगा रहता है, ई मित्र की दुकान खोल ले भाई। तो अब उसको ई मित्र की दुकान खुला के दे रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जमाना बदल गया भाई। पहले खेतों में जाना था, वो साधन था, अब साधन है बकरी चराना। ना ना ना, अब ई मित्र का काम है। इसका मतलब रोजगार की कहीं कोई कमी नहीं है, कंप्यूटर इतना रोजगार दे रहा है भाई। अब मैं आपसे कहूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सूचना तकनीकी जानता हूं, तो आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मिल गया? रोजगार। तो नहीं जानता, बेरोजगार है, कमियों में पढ़ लें, क्या दिक्कत है? बताओ, क्या कंप्यूटर ऑपरेटर को कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है? क्या नॉलेज होता है जब भी तो बैठता है? ये तो नहीं हो सकता। डेटाबेस मैनेजर, मैनेजर मतलब जो आप एंट्री कर रहे हो, मैसेज भेजते रहे हो दिन रात, उनको ध्यान रखने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं? डेटा। ये भी नहीं आएगा। ग्राफिक डिजाइनर, भाई जी को थोड़ा वीडियो एडिट करना आता है, या मैं कहूँ पोस्ट वगैरह बनानी आती, वो भी कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर जानता है। अब इसमें सबसे कम जानकार कौन होता है? उपयोगकर्ता, आप और मैं। भाई अपन को तो कोई मोबाइल मिल जाए, व्हाट्सएप पर कोई फोटो आ जाए, लाइक कर लेते हैं। एक बात और बता दो आज की क्लास में मन में सोचकर, जैसे आपके मोबाइल में गलती से मेरे नंबर आ गए, गलती से भी आ सकते हैं, जानबूझ के भी आते हैं, मैंने डीपी लगा रखी है। अब आप उस फोटो को जूम करेंगे, कितना कितना जूम करेंगे सर? जितना जूम करेंगे जितना मोबाइल की कैपेसिटी है, या फिर जो चीज देखना चाहते हो दिख जाए। मेरी वाली फोटो में तो ऐसा क्या होगा, लेकिन फिर भी कोई फोटो फेसबुक से आई जाती है आपके पास, उसे कितना जूम करते हैं? जितना या तो मोबाइल मना कर दे, या फिर कौन मना कर दे कि भाई ठीक आंखें देखनी, दिख गई, रुक जा भाई। इसका मतलब साधारण भाषा में हुआ कि उपयोगकर्ता को उसका नॉलेज सबसे कम होता है भाई, वो तो जूम करके चलाता है काम, बाकी सब लोग थोड़ा बहुत अपना कंप्यूटर पे काम करके काम चलाते हैं। तो इसका मतलब हमें रोजगार कैसे मिला? तो आप कहते हो कि एक हमारे पास क्या है? हार्डवेयर है, एक हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। सब लोग जानते हैं कि हार्डवेयर आएगा तो कुछ खराबी आएगी, सब लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर होगा तब भी कुछ खराबी आएगी। तो उन्हें ठीक करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर, होगी। तो इसका मतलब वर्तमान में सूचना तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? बोलो, उपयोग बढ़ रहा है। जब उपयोग बढ़ रहा है तो जानकार व्यक्तियों के लिए क्या बढ़ रहा है? रोजगार बढ़ रहा है। जब उपयोग बढ़ रहा है तो जानकार व्यक्तियों के लिए क्या बढ़ रहा है? रोजगार की संभावना बढ़ रही है। भाई मुझे कंप्यूटर आता है, मैं काम कर रहा हूं, तो ये सभी के सभी तीनों लोग ये सूचना तकनीकी के जानकार है, इसलिए इन्हें रोजगार है। बताओ और कौन कौन व्यक्ति है? एक हमारे पास अगर कोई प्रोग्रामर है तो उसे रोजगार मिल जाएगा। कोई ई मित्र का जानकार है, ई मित्र जानकार काम करने वाला, उसके लिए रोजगार आ गया। अगर कोई वेबसाइट का काम करता है, वेबसाइट का जानकार है, उसके लिए काम आ गया। कोई सॉफ्टवेयर का जानकार है, उसके लिए काम आ गया। इसका मतलब इससे संबंधित और जानकार व्यक्तियों को सूचना तकनीकी क्या दे रही है? रोजगार। आने वाला समय सूचना तकनीकी का होगा, ये निश्चित रूप से आप लिख लीजिए कॉपी में कि आज जैसे हम कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ऐसे बोला करते थे ना, तो अब आप कंप्यूटर युग कह सकते हैं, यानी सूचना तकनीकी का युग कह सकते हैं। ये जो लाभ मैंने बताए ना, ये सामाजिक प्रभाव या सोशल इम्पैक्ट में हम लोग शामिल करते हैं, प्रॉफिट वाले में। लेकिन अभी मैं बस थोड़ा सा डिस्कशन और कर दूं, फिर आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। अब देखो यहां पर हमने शुरू में आपको ये 4-5 नाम अलग लिखकर बताए थे। अलग क्यों लिखे थे? हमने इन्हें पहले वाली किसी क्लास में पढ़ लिया है। पहले वाली किसी क्लास का मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने जब इसके अनुप्रयोग पढ़े थे तब हमने सोशल मीडिया की बात की थी, यानी सोशल मीडिया भी एक सूचना तकनीकी का प्रॉफिट वाला प्रभाव है। एक जना लड़ने लग गया क्लास में, गुरुजी वो प्रॉफिट किया है, सूचना तकनीकी तो सबसे ज्यादा समय खराब करती है हमारा, सूचना तकनीकी नहीं करती भाई, सूचना तकनीकी तो बचाती है। खराब कौन करता है? सोशल मीडिया। जबर से नहीं करता, इसका सदुपयोग करें भाई,
कि सर मैं व्हाट्सएप चलाने बैठ जाऊं तो घंटा घंटा मेरे बंदी कौन करी जाए। भाई तो ये कमी किसकी है, व्हाट्सएप की नहीं है, ये कमी तो आपकी है। क्यों चलाते हो 1 घंटा बैठ के, जुड़ते उतना चलाओ। ई गवर्नेंस, इस समय राजस्थान की सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और राज्य सरकार आपस में जुड़ जाए। कल परसों मैंने पंजाब सरकार का ही विज्ञापन देखा कि हमने पंजाब में भ्रष्टाचार मिटा दिया है, आप इस नंबर पे शिकायत करते हो। भाई साहब अगर किसी को जानकारी नहीं है तो बता दूं, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 181 संपर्क पोर्टल का नाम सुना है क्या, 2014 में स्टार्ट कर दिया था। भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, तुम शिकायत करना, तुम्हारे चाचा के पास, दादा के पास, नाना के पास वो बंदा पहुंच जाएगा। बोले गांव में देखिए छोरा पढ़ता तो है नहीं, शिकायत करता डोलता है। तो हमें छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती रहती है, वैसे तो इम्पैक्ट में ही है, प्रभाव में। ई बैंकिंग सब लोग जानते हैं, इस जमाने में आप बैंक जाते ही नहीं हो, पैसे ऑनलाइन इधर से उधर भेजते रहते हो। साथ में ई लर्निंग देख लो ना, आपके सामने मैं खुद साक्षात अध्यापक के रूप में उपस्थित हूं, ये ई लर्निंग का ही तो हिस्सा है। इनको पहले हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो आज हमने केवल इनका ओवरव्यू लिया था। अब एक बार थोड़ा सा देख लो सेशन को ताकि अपन एंड कर दे। आपने कहा कि निजता, निजता का मतलब क्या होता है, अधिकृत व्यक्ति को आपने डेटा का यूज करना है और जो जिस चीज के लिए अधिकृत है वही यूज कर पाएगा, दूसरा कोई यूज नहीं कर पाएगा। जैसे लिखने के लिए अधिकृत है तो मिटा नहीं पाएगा, और मिटाने के लिए अधिकृत है तो लिख नहीं पाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हमने बात किया था कि प्रमाणीकरण, भाई आपने जो डेटा भेजा है, जिस व्यक्ति को भेजा है वही उस डेटा का यूज कर रहा है, दैट इज प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ओटीपी से कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड से भी ऐसा पॉसिबल है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर होते हैं उनसे भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अखंडता मैंने बताया था कि भाई ये से जो मैसेज भेजेगा वही जाएगा, डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा, बशर्ते आप किसी ऐसे नेटवर्क का यूज नहीं कर रहे जिसमें कोई वायरस वगैरह है। अगले नंबर पे अखंडता के बाद हमने कहा था बौद्धिक संपदा का अधिकार। मैंने कहा था आप किसी भी क्षेत्र में, कला विज्ञान या कोई भी आपका रचनात्मक क्षेत्र हो सकता है, उसमें कोई भी बौद्धिक कार्य किया है तो उससे आपको एक अधिकार प्राप्त होता है, उस अधिकार को हम बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक संगठन बना हुआ है वीपो, जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसके कितने देश सदस्य है, 184, ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इंटरनेट पर देखोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। पर इसके बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा कि अगर इसका प्रमाणीकरण मांगोगे आप कि सर प्रूफ दो, तो प्रूफ वैसे किसी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली हो गए, तो इसको एक बार भूल ही जाओ आप, तो 184 याद कर लो। कब बना था ये, 1967 में। कहां बना था, जिनेवा में। इसके सदस्य देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा, रोजगार। रोजगार के लिए मैंने कहा ये सभी व्यक्ति है जिसको इस सूचना तकनीकी के क्षेत्र में क्या मिला है, रोजगार मिला है, और जो भी सूचना तकनीकी का जानकार होगा उसे रोजगार मिल जाएगा। गुरुजी एक बात बताऊं, बोल बोल, कि हमारी गली में एक टेम्पर ग्लास बेच रहा है बंदा, उसे रोजगार मिल गया क्या, मिल गया भाई। जब मोबाइल नहीं है तो टेम्पर ग्लास ही नहीं होते, इसका मतलब टेम्पर ग्लास बेचने वाले को भी रोजगार मिला है। सर हमारी बस में आया था कि ईयरफोन बेच रहा था, उसे रोजगार बिल्कुल मिला है। वो रोजगार भी किसके हिस्से में शामिल है, सूचना तकनीकी के हिस्से में शामिल है। आज के सेशन में हमने केवल लाभ की चर्चा की, अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या क्या सूचना तकनीकी के हमारे समाज पर गलत इंपैक्ट है, मतलब हानियां है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।